वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 50। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन। जब हम लोग बात करें डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये हमारे पी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेक्शन 48 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पर हम मोड ऑफ सेटलमेंट की बात करेंगे कि जो पार्टनर्स है उसमें उनके अकाउंट को कैसे सेटल किया जाएगा, how to settle their liabilities of the firm and then the capital, जो उसके profits हैं उनकी liabilities है कैसे उसको settle करेंगे, वो हम लोग सेक्शन 48 में करेंगे। तो बेयर एक्ट लैंग्वेज एज यूजुअल मैं जो कहता हूँ सफिशिएंट है आपके लिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट लैंग्वेज को समझो, दैट इज मच एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। तो सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 45 क्या कह रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, मीन डिसोल्यूशन हो चुकी है, पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमने अपनी फर्म को डिसॉल्व करना है, दैट मीन्स पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। उसके बाद जब एक्ट करते हैं कोई पार्टनर्स, तो क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो सेक्शन 45 में है। सेक्शन 45 से इसी बात कर रहा है कि नॉटविथस्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, चाहे आपने फर्म डिसॉल्व कर दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल, पार्टनर्स की लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी स्टिल इन स्पाइट ऑफ की पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन by any of them which would have been an act of the firm. The simple thing is कि वो फर्म का एक्ट होना चाहिए। पार्टनर्स जब भी एक्ट करेंगे वो फर्म के रिगार्डिंग एक्ट करेंगे, उस एक्ट के लिए फर्म लायबल होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जब कोई एक्ट करता है पार्टनर, उसके लिए थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग आपकी लायबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट करती रहेगी। लॉ कहता है कि आपने जब भी आपने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पब्लिक नोटिस इश्यू करना कि हमने फर्म डिसॉल्व कर दी है। इसके लिए फर्म आज की डेट पर जब पब्लिक नोटिस होगा उसके बाद कोई भी फर्म जो है किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी। अगर किसी पार्टनर ने, जब पार्टनरशिप फर्म ने पब्लिक नोटिस नहीं किया, इशू नहीं किया पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टीज को, सोसाइटी को या पब्लिक को कैसे पता कि वो फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, उसके सामने एक्ट नहीं करना, उसके साथ हमने एग्रीमेंट नहीं करना। तो डेफिनेटली वो तो पर्सन, जो थर्ड पर्सन, वो तो एग्रीमेंट कर रहा है विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन की फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, और पार्टनर जो है वो चालाकी कर रहे हैं यहाँ पर कि हम तो कर लेते हैं जी, एग्रीमेंट देखी जाएगी। लॉ कहता है कि आपकी लायबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट करती रही, फर्म के जो पार्टनर्स होंगे they are still liable in spite that the firm has been dissolved by the partners. जब तक आपने पब्लिक नोटिस इश्यू नहीं किया, आपकी लायबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट करती रहेगी। ये मान के चलेंगे कि डिसॉल्व होने के बाद जितने भी आपने फर्म ने एक्ट किए, पार्टनर्स ने एक्ट किए हैं, वो एक्ट जो है वो डिसोल्यूशन के पहले वाले ही माने जाएंगे। ये इट इज अ काइंड ऑफ प्रिजम्पशन ओवर देयर, राइट। तो प्रोवाइजो क्या ऐड कर रही है कि ऐसे पार्टनर जिनकी डेथ हो चुकी है, राइट, जिनकी डेथ हो चुकी है, जहाँ वो पर्सन जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं, जहाँ वो पर्सन जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, जब फर्म डिसॉल्व हो गई, दीज पर्सन आर द एक्सेप्शन, दीज पर्सन आर द एक्सेप्शन। अगर एक्टिंग पार्टनर डिसॉल्व फर्म होने के बाद कोई एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए, उस एक्ट के लिए पर्सन जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, स्लीपिंग पार्टनर्स और जो पर्सन इंसॉल्वेंट है पार्टनर, वो लायबल नहीं होंगे। ये जो प्रिजम्पशन है 45 की, ये स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन किसके लिए, जो एक्टिंग पार्टनर्स है, सिर्फ उसी के लिए वो लायबिलिटी स्टैंड करी है, दोज हु आर एक्टिंग पार्टनर्स इन ए फर्म। ये इंपॉर्टेंट है। देन सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, नोटिस अंडर सबसेक्शन मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर दे सकता है नोटिस की भाई हमारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, और ये हमने सिर्फ पब्लिक को बताना है, ताकि पब्लिक को ये पता लग सके हाँ भी ये फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, इसके साथ हमने कोई एग्रीमेंट नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पब्लिक नोटिस इश्यू नहीं किया, योर लायबिलिटी स्टिल स्टैंड्स अप टू द डेट, जब तक आप पब्लिक नोटिस इश्यू नहीं करते। इंपॉर्टेंट थिंग। Then section 46, it talks about the right of the partner, rights of the partner to have business wound up after dissolution. There are two words जो हम लोग यूज करते हैं। The first is dissolution of firm, फर्म डिसॉल्व कर दी, एक वाउंड अप का प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वाउंड अप क्या है, डिसोल्यूशन क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि डिसोल्यूशन इट्स एक्ट ऑफ द पार्टनर, कि जहां पर उसकी इंटेंशन है कि आज से हमारी रिलेशन खत्म, दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी कॉल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वाउंड अप इज द प्रोसीजर, उसका पूरा प्रोसीजर है। जब आपने फर्म डिसॉल्व कर दी उसके बाद प्रोसीजर होता है वाउंड अप का।
कि फर्म को वाउंड अप करना है फटाफट। तो दैट मीन्स टू से जब फर्म डिसॉल्व हो चुकी है उसके बाद हमें ये देखना है कि फर्म की कितनी लायबिलिटीज हैं, फर्म के पास कितना कैपिटल पड़ा है, फर्म के पास कितनी नेट प्रॉपर्टी पड़ी है, फर्म के पास कितना प्रॉफिट है, ताकि हम लोग वो प्रॉफिट वो लायबिलिटीज जो है वो हम लोग कंप्लीट कर सके, उसको पे आउट कर सके। तो द होल प्रोसेस उसको हम लोग बोलते हैं वाउंड अप। और जो इंटेंशन ऑफ पार्टी टू एंड द बिजनेस इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसमें प्लीज स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, ये इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपको बता रहा हूँ। तो 46 क्या कह रहा है कि जब फर्म आपने डिसॉल्व कर दी इट्स ऑल ओके। 46 क्या कह रहा है, 45 क्या कह रहा है कि आपकी लायबिलिटी स्टैंड करी जब तक पब्लिक को नोटिस इशू नहीं करेगी। लेकिन 46 जो है वो राइट है पार्टनर्स का। लॉ कहता है कि हमने राइट दे रखे हैं पार्टनर्स को कि चाहे आपने फर्म डिसॉल्व कर दी बट स्टिल पार्टनर्स के पास एटलीस्ट कुछ राइट हैं। वो कौन से राइट है, वाउंड अप करने के रिगार्डिंग। यहां पर स्पेशल मेंशन किया हुआ है एज अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स और द रिप्रेजेंट टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड in payment of the debts and liability of the firm and to have surplus distributed among the partners or their representatives। लॉ कहता है कि ये इनके पास राइट्स हैं कि वो लायबिलिटीज जो है उसको पे आउट करना, ठीक है, फर्म के पेमेंट जो है उनकी जो लायबिलिटीज हैं, जो डेब्ट्स हैं उनको पे आउट करना और जो बाकी सरप्लस पड़ा है उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये जो कुछ राइट्स हैं वो हमने पार्टनर्स को दिए हुए हैं और उस राइट्स को फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहा है सेक्शन 47, क्योंकि वहां पर कॉन्टिन्यू अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। अथॉरिटी मींस द पावर ऑफ द पार्टनर, जो 46 की बात कर रहे हैं। तो लॉ 47 में क्लियर है कि भाई कॉन्टिन्यू अथॉरिटी है पार्टनर्स की कि वो वाउंड अप का प्रोसेस अपने हाथों से कंप्लीट कर सकें। ये नहीं फॉर्म डिसॉल्व कर दी वाउंड भी अपने आप हो जाएगी। सॉरी टू से प्रॉपर उसको एक अपॉइंट करना पड़ता है पर्सन, जो वो कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है जी, जो प्रूफ पूरे वाउंड अप करेगा, प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेगा और उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में। तो लॉ कहता है कि बेसिकली हम लोग उसको रिसिवरी बोलते हैं कभी। तो ये इंपॉर्टेंट 47 क्या कह रहा है कि जो फर्म डिसॉल्व हो चुकी है वहां पे वर्ड लिखा आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो अथॉरिटी है पार्टनर्स की बाइंड करने की फर्म को एंड जो उसके म्यूचुअल राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं पार्टनर्स के, जो ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, वो कंटिन्यू रहती हैं इन स्पाइट ऑफ क्या, नॉटविथस्टैंडिंग द डिसोल्यूशन। चाहे फर्म डिसॉल्व कर दी हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज और के जो राइट्स हैं, वो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, वो एग्जिस्ट करते रहते हैं, वो स्टिल कंटिन्यू चलते रहते हैं। कब तक, सो फार एज वर्ड यूज किया है, सो फार एज मे बी नेसेसरी। वो राइट्स जो सिर्फ इस पर्पस के लिए, सो फार एज मे बी नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस और फर्म के बिजनेस को वाइंड अप करने के प्रोसेस को चलाने के लिए जो राइट्स हैं, उनके म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, वो चलती रहेंगी जब तक फर्म डिसॉल्व प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जब तक उसका वाउंड अप का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उसके डेब्ट्स को पे आउट नहीं किया जाता, तब तक जो उसके राइट्स हैं, उसके फर्म के अफेयर्स को लेके, उनके वाउंड अप के लिए वो कंटिन्यू स्टिल स्टैंड करते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो में ऐड कर दिया that the firm is in no case bound by the acts of the partner who has been adjudicated insolvent। लॉ कहते हैं जब भी कोई पार्टनर, फर्म तो डिसॉल्व हो गई, अब वाउंड अप का प्रोसेस है और उससे पहले वाउंड अप के प्रोसेस से पहले किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रखा है कोर्ट ने। अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अब उस पार्टनर के एक्ट के रिगार्डिंग तो फर्म की लायबिलिटी स्टैंड ही नहीं करती, बिल्कुल स्टैंड नहीं करती। ही इज यूज्ड टू बी अ पार्टनर। वहां पे लॉ कहता है कि द मोमेंट व्हेन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड अ पार्टनर टू बी एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, एट द सेम मोमेंट ही इज सीज्ड टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म। दैट मीन्स टू से वो फर्म को लायबल नहीं कर सकता अपने एक्ट द्वारा। लेकिन यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है, but the proviso does not affect the liability of any person who has after the adjudication represented himself। Represent himself, that means I'm talking about section 28, that is holding out liability। If any person who is insolvent declared insolvent by the competent court, if he acts or if he represent himself before the third person that I am still the partner of that firm, that means उसकी holding out की liability stand कर रही है, he is liable under section 28। He is not a liable as a partner in the partnership act। उसकी होल्डिंग आउट की लायबिलिटी स्टैंड कर सकती है, लेकिन वो एज ए पार्टनर स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि द मोमेंट व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ही इज यूज्ड टू बी अ पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट है प्रोवाइजो। इसके दो पार्ट हैं, मैंने आपको बता दिया, प्लीज इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 48 जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
48 क्या कह रहा है, मोड ऑफ सेटलमेंट। डेफिनेटली पार्टनर्स कहते हैं हम तो फर्म बंद कर रहे हैं, बंद कर दो भाई, कोई बात नहीं, बंद कर दो, लेकिन बंद करना इतना इजी तो नहीं है। उसकी लायबिलिटीज कितनी है, कितना प्रॉफिट है, कितनी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं फर्म के नाम पे, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, इतना सारा प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं कि अकाउंट को सेटल करते हैं। हमको ये पता लगा हमारे पास इतना कैपिटल है, वी हैव अ सच प्रॉफिट वी हैव इन हैंड, और उसके बाद हमको ये पता है कि ये लायबिलिटीज हैं एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म, ये हमारे इंडिविजुअल पार्टनर्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें सारा अकाउंट में पता लग गया। उसके बाद 48 क्या कह रहे हैं, अब सेटलमेंट कर लो बैठ के। लॉ कहता है कि अगर फर्म को लॉस हो चुका है, काफी लॉसेस पड़े हैं, अब उस लॉसेस को तो बेयर करना पड़ेगा, राइट। जहां अगर हमारे कैपिटल है उनमें डेफिशिएंसी आ गई, लाइक सपोज शेयर की गिरावट आ गई, शेयर हमारे मार्केट में है वो काफी गिरावट आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं। लॉसेस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले हम जो फर्म के लॉसेस हैं उसको बेयर आउट करेंगे, जो डेफिशिएंसी है कैपिटल की उसको हम लोग बेयर आउट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, उसके बाद लास्टली if necessary by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share properties। उसके बाद लॉ कहता है जब आपने सारा कुछ पे आउट कर दिया ना, उसके बाद आप अपने शेयर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बी पॉइंट फर्दर कहता है कि स्टिल अगर और कोई डेब्ट्स भी पड़े हमारे फर्म की, उसको कैसे करोगे। लॉ कहता है द एसेट ऑफ द फर्म, अगर हमारे पास फर्म की काफी एसेट्स पड़ी है, प्रॉपर्टी पड़ी है, नंबर ऑफ मशीनरीज पड़ी है, उसको सेल आउट करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, राइट, एसेट्स हैं हमारी फर्म की। लॉ कहता है द एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो हमारे गिरावट आई थी हमारी कैपिटल में, पार्टनर ने मिलकर उसको उसमें जो क्या कहते हैं हम लोग उसमें पैसे पे करके उसको डेफिशिएंसी को खत्म कर दिया। लॉ कहता है उसको पे तो करना पड़ेगा। लॉ कहता है कि जो एसेट्स हमारे फर्म के हैं, जो हमारे इंक्लूडिंग द सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, वो भी एसेट्स हमारे एसेट्स हैं, तो कैपिटल पड़ी हमारी वो एसेट्स है। टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे एसेट्स को। सबसे पहले जो हमारे फर्म के डेब्ट्स हैं टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, सबसे पहले हम उसको पे आउट करेंगे। थर्ड पार्टीज के डेब्ट्स जो है, हमने पैसा लिया है किसी से बैंक से लोन लिया है, राइट, किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसको पैसे पेमेंट करने, तो दीज आर द डेब्ट्स। सबसे पहले हम उस डेब्ट्स को पे आउट करेंगे। सेकंड पॉइंट, इन पेइंग ईच पार्टनर रेटिबली व्हाट इज ड्यू टू हिम। अगर पार्टनर ने कुछ पेमेंट की है फर्म को, तो वो भी डेब्ट्स है फर्म के रिगार्डिंग, तो वो उसके बाद पेमेंट करेगी। लाइक सपोज कैपिटल जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी उतनी तो वो पार्टनर इन्वेस्ट कर चुका है, उसके अलावा उसने अपने तरफ से और भी पैसे पेमेंट किए हुए हैं। लाइक सपोज एक पार्टनर के पास पैसा बहुत है, वो कहता है ठीक है यार बैंक से लोन मत लो, मैं खुद ही दे रहा हूँ आपको, ये लो, मुझे इंटरेस्ट दे दिया करो। तो ये इंडिविजुअल होगी हमारी डेब्ट्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलर पार्टनर। तो लॉ कहता है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म। अब फर्म से क्या क्या ड्यू है पार्टनर्स को, उसके बाद हम उसको पे आउट करेंगे रेटिबिलिटी के रिगार्डिंग। थर्ड पॉइंट, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। अब उसके बाद कैपिटल कितना कितना उसने पेमेंट लगाई थी, अब वो कैपिटल हम उसको पे आउट करेंगे। लाइक सपोज मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया था, अब 2 लाख मैं वापस लूंगा ना फर्म से। अब 2 लाख से 2 लाख के 2 लाख के अलावा मैंने 10 लाख और पेमेंट मैंने फर्म में इन्वेस्ट किया था, वो बैंक से लोन लेना था, मैंने कहा मेरे पास पड़े हैं पैसे भाई, मैं 10 लाख दे रहा हूँ, तो वो सेकंड पॉइंट में आ जाएगा मेरा 10 लाख। 2 लाख मेरा जो है कैपिटल, वो मेरा थर्ड पॉइंट में आ जाएगा। तो लॉ का उसके बाद जो कैपिटल है अकाउंट, उसको भी सेटल करेंगे। 2 लाख रुपया मुझे वो सबको मिलेगा, राइट। फोर्थ पॉइंट, जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट है। एट द एंड जो कुछ बचा है वो अब हम लोग शेयर करेंगे आपस में। एट द एंड क्योंकि सब लायबिलिटीज पे कर चुके हैं, हम लोग सारे लॉसेस पे कर चुके हैं, फर्म के सारे डेब्ट्स पे कर चुके हैं, इंडिविजुअल डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर पे कर चुके हैं टुवर्ड्स द फर्म, और जो कैपिटल जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी हम लोग पे आउट कर चुके हैं। बचाएगा कुछ बचा हमारे पास, वो हम लोग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेक्शन 48। कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, नो डाउट, इसलिए मैं डायरेक्ट लैंग्वेज पे ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं ताकि आपको डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ना इजी हो जाए, राइट। देन वी हैव अ सेक्शन 49 दैट डील्स विद द पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड ऑफ सेपरेट डेब्ट। 2 डेब्ट्स हैं, एंड वर्ड यूज किया है, फर्म के डेब्ट भी पड़े हैं और सेपरेट डेब्ट्स भी पड़े हैं। तो क्या करेंगे, लॉ कहता है कि अगर फर्म के डेब्ट पड़े तो डेफिनेटली अगर हमारे पास पैसा है तो हम लोग सबसे पहले फर्म के डेब्ट पे करेंगे ना,
उसके बाद सेपरेट डेप्ट पे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 48 के पॉइंट में वही है। सेकंड पॉइंट की अगर भाई जो उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट जो उसके कैपिटल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए तो वो सबसे उसको पे करेंगे, उसके बाद जो कैपिटल को पे करेंगे। लेकिन 49 क्या कह रहा है कि अगर फर्म के डेप्ट भी पड़े और सेपरेट डेप्ट भी पड़े हैं, देन व्हाट वी विल डू। सेक्शन 49 सिंपली सेज वेयर देयर आर जॉइंट डेब्ट्स ऑफ द फर्म के जॉइंट डेब्ट्स पड़े हैं, एक सारे पार्टनर मिलकर 10 लाख रुपया उठाया था किसी से बैंक से, अब वो तो जॉइंट डेब्ट्स है फर्म के। एंड ऑल्सो सेपरेट डेप्ट ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर, अब किसी पार्टनर ने भी डेप्ट्स दे पेमेंट के रखी है फर्म को कि भाई मेरे पास पैसा पड़ा है आप मेरे से ले लो, अब वो भी सेपरेट डेप्ट्स है फर्म के रिगार्डिंग। तो लॉ कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल फर्स्ट बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ द फर्म। तो जो फर्म के जो हमारे जॉइंट हमारे डेप्ट्स होंगे सबसे पहले हम उसको पे आउट करेंगे। एंड इफ देयर एनी सरप्लस, अगर कुछ बचा, then the share of each partner shall be applied in payment of his separate debt। A, B, C तीनों ने 2-2 लाख रुपए लगाकर एक फर्म खोल दी। They have created a firm by spending 2 lakh each। बट जो C था उसने 10 लाख एक्स्ट्रा दे दिए कि भाई बैंक से मतलब मेरे पास पड़े हैं, क्यों ले हम लोग बैंक से, 10 लाख मैं खुद ही ले रहा हूँ। तो वो इंडिविजुअल लायबिलिटी जो डेप्ट्स हो गए टूवर्ड्स इंडिविजुअल पार्टनर C। फर्म ने तीनों ने मिलके 50 लाख रुपया मार्केट से उठाया था, वो हो गए फर्म के डेप्ट्स। सबसे पहले हम लोग 50,000 पे आउट करेंगे। उसके बाद जो 10 लाख सी का है टूवर्ड्स द फर्म जो डेप्ट्स है वो हम लोग 10 लाख पे करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है हमारा। तो दिस अगर कोई सरप्लस बचा तो डेफिनेटली हम लोग शेयर जो होगी पार्टनर्स के जो उसको हम लोग सेपरेट डेप्ट्स है वो हम लोग पे आउट करेंगे। सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर, जो सेपरेट प्रॉपर्टी पड़ी है फर्म की, फर्म में एक सेपरेट पार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी पड़ी है फर्म में, शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ सेपरेट डेप्ट्स। सबसे पहले उसमें से वो इंडिविजुअल डेप्ट्स पे करेंगे। सपोज मेरे नाम से प्रॉपर्टी भी है, सबसे मैं पहले क्या करूँगा भाई, सबसे पहले मैं अपने डेप्ट्स सेपरेट डेप्ट्स है वो उसको पे आउट करूँगा। प्रॉपर्टी मेरी है, सबसे पहले वो लगवाते ही मैंने फर्म को दे दी है, सबसे पहले मैं अपने सेपरेट डेप्ट्स पे आउट करूँगा ना। उसके बाद अगर कोई बचा तो ठीक है मैं फर्म के डेप्ट्स पे कर दूंगा। As I have given my property to the firm, तो सबसे पहले जो मेरे सेपरेट डेप्ट्स मैंने फर्म को दिए सबसे पहले तो वो डेफिनेटली वो मैं पे आउट करूंगा। तो ये उसके बाद हम लोग फर्म के जो जॉइंट लायबिलिटी उसको बाद में पे कर देंगे, अगर वो किस केस में सिर्फ सेपरेट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो फर्म के जो जॉइंट प्रॉपर्टी है और जॉइंट लायबिलिटी सबसे पहले हम उसको पे आउट करेंगे, उसके बाद सेपरेट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। एट द एंड द लास्ट सेक्शन, द पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन। यहाँ पर आफ्टर डिसोल्यूशन वर्ड लिखा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्शन 16 जो है सेक्शन 16 सब क्लॉज ए वो डील कर रहा है कि भाई अगर ड्यूरिंग जो हम लोग ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इफ एनी पर्सन, कोई भी पार्टनर की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड कमिट करके कुछ मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर करके अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो लॉ कहता है कि भाई वो प्रॉफिट आपका नहीं है, वो फर्म का, यू हैव टू रिटर्न द प्रॉफिट टू द फर्म। सेम सेक्शन 50 है। 50 कह रहा है कि जब डिसॉल्व हो गई फर्म उसके बाद जो आप एक्ट कर रहे हो पार्टनर्स, आप ऐसे एक्ट नहीं कर सकते कि आप उसमें से प्रॉफिट अर्न कर लो। तो सेक्शन 16 के जो रूल्स है वो अप्लाई हो जाएंगे। शैल अप्लाई बाय टू ट्रांजैक्शन बाय एनी सर्वाइविंग पार्टनर्स by the representative of the deceased partners undertaken after the firm is dissolved on account of death of the partner and before its affair have been completely wound up। जब तक वाउंड अप नहीं होती फर्म, डिसॉल्व तो हो गई, क्योंकि आफ्टर डिसोल्यूशन वर्ड लिखा है। आफ्टर डिसॉल्व के बाद कोई अगर पार्टनर एक्ट करता है ऐसा और उसमें से कोई प्रॉफिट अर्न कर लेता है जो फर्म का था, लॉ कहता है आपको वापस करना पड़ेगा, वो फर्म का पैसा है, फर्म का प्रॉफिट है, यू हैव टू रिटर्न द प्रॉफिट टू द फर्म, आपको वापस करना पड़ेगा। प्रोवाइजो ऐड कर दी that where any partner or his representative has brought the goodwill of the firm। Suppose there are 3 partners A, B and C, right? C की डेथ हो गई, फर्म डिसॉल्व हो गई, जो C का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कहता है कि ठीक है फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, ऐसे करो ये फर्म की सारी गुडविल हम लोग परचेज कर लेते हैं, ए बी कहता ठीक है वैसे ही फर्म डिसॉल्व करनी है, ये लो हमें 10 लाख रुपए दे दो, फर्म की गुडविल आपकी हुई। अब सी के जो रिप्रेजेंटेटिव उसने सारी गुडविल परचेज कर ली। अब गुडविल से अगर वो पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, जब तक वाउंड नहीं होता, वाउंड अप नहीं होता तब तक वो पैसा अगर कमा भी रहा है तो डेफिनेटली वो दिस इज द एक्सेप्शन, आप उसे वापस नहीं ले सकते क्योंकि ही हैज परचेज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये जो सेक्शन थे 50 अप टू सेक्शन, दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस। प्लीज ध्यान रखना, डायरेक्ट लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाई है,
कुछ अगर ऐसा सेक्शन होगा जिसमें केस लॉ मुझे बताने होंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो केस लॉ भी शेयर करूँगा, क्योंकि पार्टनरशिप जो फर्म है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें ऐसे सेक्शंस भी आते जो मेन में आते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होते, ज़्यादा स्टेट टू स्टेट पूछे आते हैं। तो वो सेक्शंस ये वाले हैं जिसमें केस लॉ मैं नहीं करवाता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शंस हैं, सिर्फ आपको बेसिक लैंग्वेज समझनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, आई विल श्योरली रिप्लाई। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम जो चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। एंड ये जो चैनल है वो जुडिशरी पर्पज़ के लिए और दूसरे जो लॉ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके पर्पज़ के लिए ये चैनल बनाया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कुछ पेमेंट नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपको वॉच करना है और जो आपकी नॉलेज है वो आपको एक्सटेंड करनी है, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल जी।